अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के काफ़ी हद तक हम टॉपिक कर चुके हैं और उसके पास ऊपर क्वेश्चन भी कुछ किए हैं। आप लोगों के कुछ और भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट हम अभी मैं फर्दर प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगा। हम मंडे को बाकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी जो इस टॉपिक में एक चीज़ रह गई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके पास इस वीकेंड के लिए कंप्लीट वर्कशीट अटेम्प्ट करने के लिए हो। और वो जो एक चीज़ रहती है वो क्या है? इट इज़ जो ऑलरेडी हमने नोट्स में लिखा था, दैट वाज इसके बारे में लिखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने एक तो काम करना होता है, ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा हमने 0.5। और ये क्यों किया जाता है? फॉर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। और कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी क्या होता है, कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी डिस्कशन होगी। और कंडीशंस क्या हैं, कब हम ये यूज कर सकते हैं? व्हेन बोथ एनपी, प्रोडक्ट ऑफ एनपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ एनक्यू बोथ शुड बी ग्रेटर देन 5। सो जरा देखिएगा आप क्वेश्चन। पहली बात, ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है? हम अपने क्वेश्चन को नॉर्मल बाइनोमियल क्वेश्चन, हमारा ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, लेकिन हम उसको सॉल्व बाइनोमियल से नहीं करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसकी भी बात करते हैं। लेकिन हमें ये बात पता है कि बाइनोमियल से जब आप, बाइनोमियल में जो वैल्यूज होती है वो डिस्क्रीट होती है। ऐसे ही ना, डिस्क्रीट वैल्यू, डिजिटल वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज होती है। और नॉर्मल में जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो कॉन्टिन्यूस होती है। मीन 3.8, 3.4, 3.7 भी होता है। तो जब आप डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस डाटा में जाएंगे, तो इसमें कॉन्टिन्यूस, आपके डिस्क्रीट डेटा को कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए कुछ एरर आ सकता है। वो एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए समटाइम हम 0.5 ऐड या 0.5 सब्ट्रैक्ट किया करेंगे। मीन अगर आप देखें, जो कॉन्टिन्यूस डेटा होता है ना, कॉन्टिन्यूस डेटा, ये अगर है 1, जो आपने बाइनोमियल में किया वो डिस्क्रीट डेटा। मीन आप प्रोबेबिलिटी 3 की फाइंड कर रहे हो, 4 की, 2 की, 7 की, इस तरह कर। 3.2 की कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आपने फाइंड की, डेसिमल की कभी प्रोबेबिलिटी नहीं की, वो आपने सिर्फ नॉर्मल में की है। अब जरा वैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये एक डिस्क्रीट डेटा है, 1 के अगेंस्ट उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज, 2 के अगेंस्ट। अब अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, इसकी बेल शेप बनाते हैं ना, या तो आपकी बेल शेप यहां से स्टार्ट होगी, इधर से कॉर्नर से चलती जाएगी। जरा देखिए, एक ऑप्शन ये कि आपके पास बेल शेप कुछ ऐसी आएगी, और ऐसी चलेगी। आप इस देखें, इस टू के लिए, ये जो टू के लिए अगर आप देखें, तो अगर आप ये पॉइंट लें तो ये क्या बन जाएगा? 1.5। और अगर आप ये पॉइंट लें तो दैट विल बिकम 2.5। तो इस टू के लिए देखें, आपको या तो 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 1.5 बनाना पड़ेगा, या इसमें 0.5 ऐड करके 2.5 बनाना पड़ेगा। अब ये, अब हमने डिसाइड करना है कि कब 0.5 ऐड होगा और कब 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आपको उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 फाइंड करनी है, प्लीज जरा समझिएगा। अगर आपको उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 करनी है, करना है, और ये क्वेश्चन हुआ
बायनोमियल का आप इसको नॉर्मल के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए आप इसको या तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 0.5 ऐड करेंगे। अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 6.5 बन जाएगा, और अगर 0.5 ऐड करें तो ये 7.5 बन जाएगा। आप डिसाइड कैसे करेंगे देखिएगा। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, इस पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की मैं 4 एग्जांपल्स लिखूंगा। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 लिख दूं, अब मैं 0.5 ऐड कर दूं, सुनिएगा जरा, तो क्या इसमें 7 इंक्लूड होगा या नहीं? नहीं। क्या हम 7 इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं? हम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मीन हम 7 इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर मैं अपर बाउंड लिख दूं 0.5 ऐड कर दूं तो 7.5, उसमें 7 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसका लोअर बाउंड, मुझे इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो किस बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आप 7 इंक्लूड करना चाह रहे हैं या नहीं? हम 7 इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही ना, हम 7 इंक्लूड करना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5 किया। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5 किया उसमें 7 इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 कर देता तो उसमें 7 इंक्लूड ना होता। 4 केस में देखिए सब कुछ समझ आ जाएगा। सेकंड केस देखिए, अगर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 7 कैलकुलेट करनी हो, आप बताइए ग्रेटर देन 7.5 लिखूं या ग्रेटर देन 6.5 लिखूं? अगर मैं 6.5 लिख दूं तो क्या मसला है इसमें? कास्टिंग ग्रेटर देन 6.5 लिखने का मतलब इसके अंदर 7 इंक्लूड हो जाता है। डू वी वांट टू इंक्लूड 7? नो, हम 7 तो इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। सो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटर देन 7.5 करना चाहिए। 2 एग्जांपल्स। थर्ड एग्जांपल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। बताइए, लेस देन इक्वल टू 7.5 या लेस देन इक्वल टू 6.5? लेस देन इक्वल टू 7.5, बिकॉज वी वांट टू इंक्लूड 7। और अगर 7 इंक्लूड करना है, अगर आपने लेस देन इक्वल टू 6.5 लिख दिया तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें लिखना चाहिए लेस देन इक्वल टू 7.5, so that 7 can be included. Fourth and last case, probability of x is less than 7. So अब हम 7 इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, तो इट शुड बी लेस देन। अगर मैं लेस देन 7.5 लिखूं तो उसमें 7 इंक्लूड हो जाता है, सो हमें लिखना चाहिए लेस देन 6.5। सो कंटिन्यूटी करेक्शन करते हुए 0.5 ऐड होगा या 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा? आपको समझ आ रही है कब ऐड होगा और कब सब्ट्रैक्ट होगा? ओके, सो डन विद द कंटिन्यूटी करेक्शन। ये मैं एंड पे पूरा एक क्वेश्चन करूंगा तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस होंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जिसमें हम बायनोमियल नहीं यूज करेंगे और नॉर्मल यूज करेंगे। देखिए, हमने मैंने आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल एक्सप्लेन की थी रेन की, कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इन इस्लामाबाद, मीन नेक्स्ट 30 डेज का आपको डाटा है आपके पास, कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इन इस्लामाबाद इज 0.2। So probability that it will not rain in Islamabad on any day in next 30 days is 0.8. So this is pure question of binomial distribution. ऐसे ही है। अब अगर आपको कहा जाए find the probability that it will rain on 5 days, तो आप क्या करेंगे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। 5 डेज की प्रोबेबिलिटी 30, सी 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 5, फेलियर पावर 25 हो जाएगा ना ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फाइंड करनी हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, अगर वो कहें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मोर देन
मोर देन 28 डेज, अगर उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मोर देन 28 डेज, तो आपको इसका मतलब मोर देन 28 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो किसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 29 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 कर लेंगे। मीन 30C 29 वाला केस और 30C 30 वाला केस, ये सारा कर लेंगे आप, कोई मसला तो नहीं होगा ना। अगर आपको कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एटलीस्ट 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज का मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डेज की। तो आप क्या कर लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, और 1 में से वो माइनस कर लेंगे। कासिम यहां तक कोई मसला? ये सारा वही बायनोमियल चल रहा है। अब मैं क्वेश्चन चेंज करने लगा हूं। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मोर देन 13 डेज, एक मिनट है ना, बायनोमियल से करेंगे ना, क्या होगा मोर देन 13 डेज। सो मोर देन 13 डेज का मतलब क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 14 की, 15 की, 16 की, कहां तक, 30 तक। मीन 30C 14, 30C 15, 30C 16 से लेकर 30C 30 तक, जो कि लेंथी है, लॉन्ग है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेंथी काम है। ऑल्टरनेट क्या है कि आप फर्स्ट 13 की फाइंड कर लें और 1 में से माइनस कर लें। अब काशी में जो ऑल्टरनेट है वो भी लेंथी है, क्या आपको 0 से लेकर 13 तक की फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो कि जिसको बायनोमियल का ही क्वेश्चन हो लेकिन बायनोमियल के थ्रू करना एक लेंथी प्रोसेस हो, मीन उसको उससे करने के लिए आई थिंक आपको उसके लिए 15 मिनट्स चाहिए ये सारी कैलकुलेशन लिखने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बायनोमियल के थ्रू नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे नॉर्मल के थ्रू। याद रखिएगा बायनोमियल के थ्रू इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा बायनोमियल से। लेकिन जब आप करेंगे इसको नॉर्मल से, एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, बट वो आप नॉर्मल से कर सकते हो, टाइम सेव हो सकता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को, बायनोमियल वाले क्वेश्चन को अगर आपने नॉर्मल के थ्रू करना है तो उसकी एक कंडीशन है, इनफैक्ट 2 कंडीशन है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तब हम इसको नॉर्मल के थ्रू कर सकते हैं। और वो कंडीशन क्या थी कि एन पी का प्रोडक्ट और एन क्यू का प्रोडक्ट दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 5। चेक करते हैं, एन क्या है 30 और 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वो है 0.2। 30 इंटू 0.2 इज 6 इज ग्रेटर देन 5। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एन क्यू 30 इंटू 0.8 is 24, so 24 is also greater than 5। so दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। ये चेक नहीं करनी है आपने कंडीशन जब तक वो खुद कहे ना। अगर उसने कहा यूज अप्रोक्सीमेशन तो इसका मतलब डायरेक्ट आपने अप्रोक्सीमेशन के थ्रू करना है। हाँ, अगर चेक करने के लिए तो आपको इन 2 कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने के लिए कभी कभी, बहुत रेयर कहता है, कंडीशंस क्या है पूछ लेता है, लेकिन अगर चेक करने के लिए नहीं कहता तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी। चलिए वो मैं इसकी उसकी तरफ भी आऊंगा, ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करने लगे कि ये बायनोमियल का क्वेश्चन है और इसको मैंने बायनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 13 फाइंड करनी है, मीन इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 13 फाइंड करनी है, ठीक। सो ये क्वेश्चन मुझे करना है। पहली बात, इसका आप मीन फाइंड करें, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी।
मीन इज इक्वल टू होता है एनपी। सो मीन आ गया एन इज 30 एंड पी इज 0.2। सो मीन आ गया 6। इससे ये आपको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज करते हैं? इसको चेंज करने के लिए बन जाएगा z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ऐसे ही होगा ना, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसका मतलब म्यू तो मैंने फाइंड कर लिया, मैं सिग्मा भी फाइंड कर। सिग्मा किसके इक्वल होता था बाइनोमियल में? वेरिएंस होता था एनपीक्यू, याद है? वेरिएंस होता था एनपीक्यू, मीन सिग्मा स्क्वायर इज एनपीक्यू। व्हाट इज सिग्मा देन? अंडर रूट एनपीक्यू। आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था एनपीक्यू। सो अगर वेरिएंस एनपीक्यू है तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होगा? अंडर रूट एनपीक्यू। तो ऐसा करते हैं, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट एन क्या है? 30, P है 0.2 और Q है 0.8। अंडर रूट 24 ही लिखा रहने दें इसको, अब इसी फ्रैक्शन डेसिमल में करने की जरूरत नहीं। अंडर रूट 24 कैसे? 44.8 चेक करें कैलकुलेटर में, अंडर रूट नहीं लेना, सिर्फ 30 को 0.2 और 0.8 से मल्टीप्लाई कर सकता है। 4 पॉइंट अंडर रूट 4.8। तो आपके पास म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। तो अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिएगा कि इधर मुझे एक्स पुट करना है, इधर म्यू पुट करना है और इधर सिग्मा पुट करना है। इधर देखिए प्लीज, एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है? 13 नहीं लिखना। आपका क्वेश्चन बाइनोमियल से नॉर्मल में चेंज हो रहा है तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है। सो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करने का मतलब 0.5 ऐड या 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा। तो या तो ये 12.5 लिखेंगे या 13.5 लिखेंगे। कासिम बताएंगे हमें क्या लिखना है यहाँ पे। 13.5। हम 13 इंक्लूड नहीं करना चाहते, ये है ग्रेटर देन 13। हम 13 इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो हम अगर ग्रेटर देन 12.5 लिख दिया तो उसमें 13 इंक्लूड हो जाएगा। तो हम नहीं इंक्लूड करना चाहते तो ग्रेटर देन 13.5 लिख देंगे। सो ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला स्टेप यहाँ पे होगा। ये स्टेप बेसिकली बाइनोमियल से नॉर्मल में चेंज कर रहा है। और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में चेंज कर रहा है। सो म्यू क्या था? 6 और सिग्मा इज अंडर रूट 4.8। कैलकुलेटर यूज कीजिए। सो z इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 3.423। सो ये आपने प्रोबेबिलिटी, अब आपने प्रोबेबिलिटी टेबल से देखनी है। 3.423, आर यू श्योर? ये दोबारा करें। 3.42 नहीं हो सकता शायद। नहीं नहीं, वो भी नहीं हो, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यही आ रहा, चलो ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखना है, लेकिन ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1 माइनस 5 ऑफ 3.423। अपने टेबल में 3.4 को 2 में देखें, अपने टेबल ओपन कीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ओपन करें। क्या? इसी तो मैं कह रहा था 3.423 पॉसिबल।
13.5 13 to 2 मीन ये क्वेश्चन उसके लिए उससे पॉसिबल नहीं है, और ये अंडर रूट 4.8 भी ठीक है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है बेसिकली वो उसका पॉसिबल सिनेरियो नहीं बन रहा, बट आई होप सिचुएशन आपको क्लियर हो गई है। आपने क्या करना है, यहाँ से टेबल से देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और 1 में से माइनस करेंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सॉरी, टेबल 3 पॉइंट समथिंग का या 3 तक है शायद, 2.99 तक है, 2.99 तक। जी क्लियर है ये सबको? ओके अब आगे चलते हैं, कोई पास वाला क्वेश्चन करते हैं। सो मेन चीज क्या है, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करने के, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करने के लिए एक बात कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है, दूसरी बात म्यू और सिग्मा फाइंड करेंगे जो उसके फॉर्मूलाज हैं, और पुट कर देंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सॉल्व कर देंगे। अब पास पेपर से क्वेश्चन पे लेते हैं। Okay, I'm going to attempt this question, second part of this question. मई जून 2002 का ये क्वेश्चन है। एनदर गार्डन, उसका पार्ट 1 में भी कुछ इंफॉर्मेशन से दी है, लेकिन वो पार्ट 1 को हम नहीं कर रहे, पहले आप कर चुके हैं वैसे। एनदर गार्डन शॉप सेल्स पोलियंथस प्लांट्स in boxes of 100, in boxes of 100 boxes. The shop's advertisement states that the probability of any polyanthus plant producing a pink flower is 0.3. So pink flower produce होने की probability क्या है? 0.3. So probability of success is, so failure is 0.7. Use a suitable approximation, ये बहुत बड़ा hint दे दिया उसने। Use a suitable approximation to find the probability that the box contain less than 35 plants which produce pink flower. So हमें find करनी है probability of x is less than 35 और n क्या है? 100. And the garden shop sells polyanthus plants in a boxes of 100. ठीक हो गया? So आपको probability find करनी है x is less than 35. चले जी। सो सबसे पहले क्या करना है, म्यू और सिग्मा फाइंड करें। म्यू इज इक्वल टू एनपी, म्यू इज इक्वल टू एनपी, एन इज 100, probability of success is 0.3, so mu is 30, sigma is under root npq, under root n is 100, 0.3, 0.7, so sigma आ गया under root 21. सो हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 35, तो ये बनेगा z इज लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कीजिए, 35.5 या 34.5? 34.5, क्योंकि हम 35 इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, लेस देन 35, फ्यूअर देन 35 करना है। अगर मैं 35.5 लिखूं तो z इज लेस देन 35.5 में 35 इंक्लूड हो जाता है। So 34.5, x minus mu is 30 and sigma is under root 21. इसको कैलकुलेटर से चेक कीजिए। z is less than क्या आ रहा है? 982. सो अब आप ये लेस है पॉजिटिव है, डायरेक्ट आप टेबल से प्रोबेबिलिटी देखें। 0.9 को 8 में देखिए
जो आंसर आएगा उसको फर्दर फिर आप 2 में देखिए। जीरो पॉइंट ऐड करके वो 2 वाला कॉलम में ऐड करके ऐड वाला 0.837 जी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। सो ये था कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन वाले, सॉरी क्वेश्चन वो जो बाइनोमियल के थे लेकिन उनको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे हैं। यही है, ये कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई एक और। कमाल, मई जून 2003, क्वेश्चन 4। Kamal has 30 hens. The probability that any hen lays an egg on any day is 0.7. So कमाल की hen एग ले करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7। मतलब सक्सेस क्या है? मुर्गी का अंडा देना इज द सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी इज 0.7 और फेलियर 0.3। Hens do not lay more than one egg per day, बता दिया उसने। एंड द डेज ऑन विच द hen lays an egg are independent, ऐसा नहीं है कि आज अंडा दे दिया तो कल संडे तो कल छुट्टी होगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सो इंडिपेंडेंट प्रीवियस डे, सब एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है बाइनोमियल की कंडीशन बेसिकली फुलफिल हो रही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी पर्टिकुलर डे Kamal's hen lay exactly 24 eggs. तो ये हमने पहले भी शायद किया हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 24 करना है। सो 30 हेन्स में से 24 एग ले करें। 30C24, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7 पावर 24, फेलियर 0.3 पावर 6। सो आंसर इज 0.80829। मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा? एक दोबारा बोले, 0.0829। ओके ठीक है, यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 को देखिए। यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, उसने खुद हिंट दे दिया, जरूरी नहीं कि ये हिंट हर दफा दिया, आपको समटाइम्स खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये अप्रोक्सीमेशन सी करना है। मीन बहुत ज्यादा जब कैलकुलेशन होगी, आपको बाइनोमियल की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़े तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं और वो कंडीशन चेक कर सकते हैं कि एनपी और एनक्यू का प्रोडक्ट क्या है, 5 से ग्रेटर होना चाहिए। Use a suitable approximation to calculate the probability that Kamal's hen lays fewer than 20 eggs on any particular day. So less than 20 egg की probability find करनी है। N है 30, P है 0.7, Q है 0.3। सो हमें ये पता है कि क्वेश्चन बाइनोमियल का है लेकिन हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करना है। सो पहले आप फाइंड कीजिए म्यू 30 इंटू 0.7 और फिर सिग्मा अंडर रूट 30 एंड पी क्यू 30 इंटू 0.7 इंटू 0.6, चाहिए वही बन रहा है तकरीबन। सो मीन इज 21 एंड सिग्मा इज अंडर रूट 6.3।
6.3। सो म्यू भी है, सिग्मा भी है। सो अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। बताइए x कॉन्टिन्यूटी करेक्शन 20.5 या 19.5। अगर हम 20 इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, अगर मैं लिख दूं 20.5 तो लेस देन 20.5 में 20 इंक्लूड हो जाएगा। सो मैं लिखना चाहिए लेस देन 19.5 माइनस म्यू इज 21 and sigma is under root 6.3 negative 0.598। सो ये लेस है वो तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे 1 माइनस फाइव ऑफ 0.598। सो आप टेबल से देखेंगे 0.5 को 9 में और फिर 8 में वो क्या बनता है 7224। 1 माइनस 0.725 और आपने टेबल से देखा और ये 1 में से माइनस करें तो 0.274 2749 था तो 275 बन जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जी क्लियर है। सो अब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप अप्रोक्सीमेशन वाले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये याद रखिए कि ये जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है ये सिर्फ उन क्वेश्चन में करनी है जो एक्चुअली बाइनोमियल के होंगे और आप उनको नॉर्मल के थ्रू कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली होता ये है कि आप लोग, आपका जो नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है आप उसमें भी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन शुरू कर दें। सो ये जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाला स्टेप है, बी केयरफुल, दिस इज ओनली व्हेन आप बाइनोमियल के क्वेश्चन को नॉर्मल के थ्रू अप्रोक्सीमेट करते हैं, उस वक्त करना है। अगर वो क्वेश्चन पहले से ही नॉर्मल का है तो उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी, वो 2020 ही लिखा है। अब आपने वो वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है और अगर उसके अलावा भी कोई फर्दर क्वेश्चन टॉपिकल से भी करना चाहते हैं तो वो आप करें। अब हम मंडे को आगे इस वर्कशीट के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो गया और फिर आप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके बाद अगले 2 दिन तकरीबन। उसी में काफी क्वेश्चन। ओके, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।